ठीक है, ओके, मिल गई ब्रेक, कर ले स्टार्ट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेन एंड स्टडिंग ब्रेन. तो कैन एनी ऑफ यू टेल मी कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट कि हम ब्रेन को स्टडी करें? तो एक क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? नर्व सिस्टम, राइट. एंड उसमें क्या हम देखेंगे? न्यूरॉन्स की लोकेशन, लोकेशन देखेंगे. और क्या देखेंगे? लोकेशन देखेंगे. और क्या देख रहे हैं हम? इफेक्ट देख रहे हैं एज एन फंक्शन. क्या फंक्शन है उसका? ठीक है, स्टडी करेंगे तभी तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चलेगा. अब जैसे सपोज एक गाड़ी है, ठीक है. अब गाड़ी का क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या पार्ट्स है, हमें जब वो पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा गाड़ी बनी किस चीज़ से है. एंड हर एक गाड़ी का पार्ट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी गाड़ी के चलाने के प्रोसेस में. सो सिमिलरली, सो दैट्स द स्ट्रक्चर. सिमिलरली हमारे ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है हमें पता चलेगा कि चाहिए ये पार्ट्स है, तभी तो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ठीक है, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज द सेरेबेलम, दिस इज द मेडुला. we'll study about that later, but this is called identifying the structure. अब एक बार हमने जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट डू यू थिंक, उससे क्या होगा? हाँ, इन दोनों के अलावा कोई और? स्ट्रक्चर इज डन वंस वी फाइंड द स्ट्रक्चर. कार के पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब क्या करेंगे हम? गुड, पार्ट समझ आ गए, इंजन समझ आ गया कि अच्छा ये इंजन होता है, तो इंजन का क्या काम है वो भी समझ आ जाएगा ना. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ आर डन, बोथ आर इम्पॉर्टेंट. अब फंक्शन की एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इफ़ वी नो द फंक्शन वी वुड नो द डिसफंक्शन. अब गाड़ी खराब है, हमें पता है इंजन क्या है, हमें पता है इंजन क्या काम करता है. अब कभी सपोज हमारी गाड़ी खराब हुई एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंजन, तो वी वुड बी एबल टू फिगर इट आउट, राइट, कि ये इशू आ रहा है तो इंजन में कुछ खराबी होगी, इंजन जाके चेक करते हैं. अब अगर हमें पता ही नहीं कि इंजन का फंक्शन क्या है, या कुछ पर्टिकुलर सपोज हमें पता नहीं कि टायर का क्या फंक्शन है, बहुत बेसिक एग्जांपल है. हाँ, टायर का क्या फंक्शन है हमें पता नहीं, टायर क्या है हमें पता नहीं. अब टायर हमने एक बार देख लिया, समझ लिया कि ओ दिस इज द टायर, देन वील गेट टू नो कि ओ टायर इज यूज ताकि हम गाड़ी स्मूथली चले, आगे चले, मूव करे व्हीकल. ठीक है, अब किसी दिन सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार एंड आपकी गाड़ी स्मूथली चल ही नहीं रही है, कुछ हवा कम ये वो, तो क्या गेस करोगे कि टायर में कुछ इशू होगा ना. तो ऐसे यू विल बी एबल टू ट्रेस बैक. फ्रॉम डिसफंक्शन वी गेट टू नो द फंक्शन, and from the function we also get to know the dysfunction. ठीक है, for example there is a part in our brain called Broca's area. Broca's area जो है वो हमारी स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है. अब सपोज देर इज, आप बैठे हो हॉस्पिटल में बैठे हो एंड दिस पर्सन कम्स टू यू एंड उनसे सही से बोला नहीं जा रहा. आप पूरी उनकी हिस्ट्री लेते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा इट्स नॉट, शराब वगैरह नहीं पी हुई है, ठीक है, नॉर्मल इंसान है, नॉट ऑन ड्रग्स, नथिंग. तो आप समझ पाओगे ना कि ओ वेट, स्पीच प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, तो दैट मीन्स मे भी कुछ ब्रोकाज एरिया में खराबी होगी. तो देन यू स्टडी अबाउट इट, राइट. समझ आ रहा है इतना? आर यू एबल टू फॉलो? सो यू नो स्टडिंग, क्या हुआ बताओ यार, मुझे भी हंसना थोड़ा. अरे यार प्लीज मुझे भी बताओ, मैं भी सुबह सुबह हंसूँ. फेल हो गया, पीछे लिख दो यार. ओके ओके लिसन. सो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फंक्शन, फंक्शन से डिसफंक्शन. ठीक है, सो दैट इज व्हाई स्टडिंग द ब्रेन इज इंपॉर्टेंट, कि हम ब्रेन के एरियाज को समझेंगे, उनका क्या फंक्शन है वो समझेंगे. कभी फर्दर प्रॉब्लम आई, हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसके सिम्टम्स को देख के हम समझ पाएंगे कि कौन से एरिया को ट्रीट करना है. ठीक है, नाउ देर इज एनी डाउट? हाँ पीछे लिख दो. अगेन बेसिक सवाल, गेस करो भाई क्या है ये?
वो क्या होता है? अरे बेसिक बेसिक मुझे समझाओ मत, पर है क्या चीज़ बेसिकली? हाँ। हम्म हम्म वो अभी कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, सिंपल बात क्या है? न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स क्या आती है? न्यूरो, व्हाट डज न्यूरो स्टैंड फॉर? हाँ, नर्व सिस्टम, नॉट न्यूरॉन्स, नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में हमारी सारी चीज़ें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। तो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स फोकसेस ऑन दीज थ्री थिंग्स, नर्वस सिस्टम पे। एंड आज विल पर्टिकुलर बी फोकसिंग ऑन ब्रेन, कि हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करते हैं, फंक्शन को कैसे स्टडी करते हैं। वील बी डिस्कसिंग फोर टेक्निक्स, ठीक है? ओके, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आता है किसी को? सीटी स्कैन अभी थोड़ी देर ना, इसके बाद तुम दोनों आंसर मत देना, ठीक है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके? एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी वेरी मच मीन्स व्हाट ही सेड, कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटेड मतलब कंप्यूटराइज्ड। एक्सरे करे कभी किसी ने? हुआ है किसी का एक्सरे? और किसी का एक्सरे हुआ है? तो किस चीज का हुआ था? गर्दन का हुआ था। अच्छा, सो डू यू रिमेम्बर जब वो एक्सरे आया था तो वो कैसा था? मतलब थोड़ा बहुत? हाँ, अच्छा, और बस एक तुमको ऐसे पूरा 3D में जा रही थी कि बस एक ही चीज दिख रही थी? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो जिस चीज़ की, जैसे कि उनकी गर्दन या इसकी रिस्ट टूटी, तो एक्सरे में क्या होता है, जिस एंगल पे वो इमेज फोटो ली जाती है, एक्सरे लिया जाता है, सिर्फ वही चीज़ आती है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे साइड कुछ नहीं दिखता है। सो इट्स अ 2D इमेज, रिमेंबर दिस, ओके? अब सीटी स्कैन क्या होता है? इट्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड में दो चीज़ें यूज़ होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में दो चीज़ें होती है, एक एक्सरे टेक्निक यूज़ होती है एंड दूसरा कंप्यूटर यूज़ होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक्सरे हमने समझ लिया 2D होता है। अब इन सीटी स्कैन ऐसा होता है, हाँ हाँ ठीक है। तो सीटी स्कैन में बेसिकली क्या होता है कि हम, जो मशीन है वो बहुत सारे एक्सरेज लेती है, ठीक है? एक एक्सरे नहीं, जब हम वैसे कराने जाते हैं तो बस एक एक्सरे होता है ना। सो अ लॉट ऑफ एक्सरेज फ्रॉम एवरी एंगल। उसमें हमको ऐसे हिलना डुलना नहीं पड़ता कि ऐसे हाथ रखो वैसे हाथ रखो। आप मशीन में जाते हो एंड मशीन अपने आप हर एंगल से आपकी एक एक्सरे लेती है। एंड जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, ये सारे एक्सरेज को एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, कंपाइल कर देता है। अब इतने सारे एक्सरेज, हर जगह से फोटो आ गई, तो वो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो व्हाट डू वी गेट? यस, वी गेट 3D इमेज। तो एक्सरे से तो ये काफ़ी चीज़ बेटर है ना, कि जहाँ पे हमें सिर्फ रिस्ट दिख रही थी, अबे हमको पूरा सारे हर एंगल से दिख रहा है। अब कौन है? हाँ हाँ, बड़े जल्दी आए, कोई नहीं, बैठ जाओ। सो बेसिकली हमको मल्टीपल इमेजेस मिलती है एंड हमें 3D इमेज मिलती है। अब क्योंकि हमने इतने सारे एक्सरेज लिए तो उन एक्सरेज की 2D इमेज भी तो मिल ही रही है ना। ओवरलैप कर दिया एक दूसरे पे तो 3D इमेज आ गई। एक एक करके लेंगे तो 2D इमेज आए, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल इमेज। 3D इमेज आती है, 2D इमेज आती है और क्रॉस सेक्शनल इमेज। व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल इमेज? कोई, तुम दोनों नहीं, कोई और? एनी आइडिया? गेसेस? अच्छा, जो ब्रेड होती है, सपोज तुम्हारे पास ब्रेड है, ब्रेड को हमने बीच में से काटा नहीं है, ठीक है? तो वो ब्रेड आ गई हमारी 3D इमेज, हमको हर एंगल से दिख रही है, उठा के देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, ये हमारी 3D इमेज आ गई। अब जैसे ब्रेड की स्लाइसेस कर देते, स्लाइस आती है ना ब्रेड, तो सोचो उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे स्लाइसेस किए हुए हैं। तो हमारे जो एक्सरे होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे से तो होता है, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्लाइसेस इन बिटवीन। तो क्रॉस सेक्शनल इमेज क्या होती है कि आप पूरी 3D इमेज तो देख सकते हो, बट इफ़ यू वांट कि भाई बीच में से कैसा दिख रहा है,
तो आप बीच में से एक पर्टिकुलर स्लाइस निकाल के वो भी देख सकते हो, वो आगे से ऐसा पीछे से ऐसा। अब सोचो आर ब्रेन गोल्स आए 3D है, हमें ओवरऑल व्यू दिख गया कि अच्छा ऊपर नीचे ऐसे दिख रहा है, बट व्हाट इफ कोई बीच में से उसको स्लाइस कर दे एंड देन आपको बीच से वो दिखा कि ओ, जैसे कि अंडा होता है ना, लाइक सपोज समबडी स्लाइसेस द एग फ्रॉम बिटवीन, तो वो आपको 2 हाफ्स भी दिखते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल इमेज। सो फॉर अ CT स्कैन यू हैव टू रिमेंबर 3D इमेज, 2D इमेज, ठीक है, एक्सरे यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है, क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें मिलती है। सो वन ऑफ इसमें क्या होता है कि सिर्फ मेजर, थर्ड सेमेस्टर, इसमें क्या होता है हमें सिर्फ मेजर इश्यूज दिखते हैं, ठीक है, और जो इमेज होती है वो आ जाती है, बट इट्स नॉट ऐसे बिल्कुल ऐसे HD इमेज नहीं होती है, ठीक ठाक होती है, समझ आ जाएगा, फाइन। तो आपको मेजर इश्यूज दिख जाएंगे, जैसे फ्रैक्चर हो गया कुछ, या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया, बर्स्ट हो गई, कोई वेसल बर्स्ट हो गई, ठीक है, कोई स्वेलिंग हो गई ब्रेन में, तो ये सब चीज़ें यू विल बी एबल टू सी इन अ CT स्कैन। बट कोई माइनर इशू है, कोई कट है कहीं पे, कोई छोटा सा ट्यूमर है, दैट यू वोंट बी एबल टू सी। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रॉबैक ऑफ CT स्कैन, ठीक है। तो एक बार कैन एनीबडी रिकैप इट फॉर मी, वन पॉइंट आप ही बता दो, एक पॉइंट कोई भी, इतनी सारी चीज़ों में, जोर से बोलो। CT स्कैन के जो पॉइंट्स बताए, कोई एक पॉइंट तो बताओ, खड़े होके जोर से। हाँ, खड़े तो हो सकते हो, चलने का थोड़ा ना कह रही हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड। और कोई पॉइंट? मैम वाइट शर्ट, कोई पॉइंट? क्या नहीं सुना? नहीं तो फिर बता दो, इतने सारे पॉइंट्स है। आ जाओ बैठो, जोर से खड़े होके जोर से बोलो 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 फटाफट। बातें तो बड़ी हो रही है। कोई और? एनीबडी? बताओ, आप बताओ। हाँ, क्रॉस सेक्शनल इमेज मिलती है। हाँ, 3D इमेज सुन लो, आप भी सुन लो, गला खराब, सुन लो। 3D इमेज, 2D इमेज, computerized and X-ray is used. Major issues are seen, minor issues we cannot see. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें मिलती है। फाइन, इतना याद रहेगा? ओके। अब MRI भी थोड़ा ध्यान से सुनना, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ जाना। तो MRI फुल फॉर्म आते किसी को? रुक, किसी और को? कहा यहाँ पे कोई था? वेरी गुड। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ मैग्नेटिक आ रहा है, तो उसका यूज होगा। पहले में एक्सरे का यूज हो रहा था, इसमें हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब डू वी नो कि हमारी बॉडी इट्स मेड अप ऑफ 60% वाटर, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? हाँ, गुड। H2O इज व्हाट? 2 थिंग्स। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अ बॉडी इज 60% वाटर। अब जो ये हाइड्रोजन एटम होता है, इट्स मैग्नेटिक, ठीक है, वो मैग्नेटिक होता है नेचर में। टेक्निकली तो आप ऐसे समझो कि वाटर इज अ लिटिल बिट मैग्नेटिक, बट स्पेसिफिकली हाइड्रोजन इज मैग्नेटिक। अब ये जो मशीन होती है, कभी किसी का हुआ है बाय चांस MRI? हुआ है? तो थोड़ा डिस्क्राइब करोगे मशीन? हाँ, तो ऐसे थोड़ा सिलेंडर सा होता है और फिर आप बीच में लेटते हो एंड देन वो मशीन के अंदर थोड़ा जाते हो, है ना। सो अब वो जो सिलेंडर सा होता है, दैट्स बेसिकली, हाँ, सो बेसिकली जो वो सिलेंडर सा होता है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक
फील्ड, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक वेव्स देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। सपोज ये हमारी मशीन है, ये बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, बहुत मैग्नेटिक वेव्स दे रही है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब हम एज अ पेशेंट हम उस बेंच पे हम लेटे हैं, टेबल पे लेटे हैं, एंड वी आर गोइंग इनसाइड द मशीन। अब मशीन का पर्पस क्या है? हम एज आई सेड हाइड्रोजन इज मैग्नेटिक, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन इज मैग्नेटिक, हम गए मशीन के अंदर, मशीन क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से क्या होता है कि जो सपोज अब हम ब्रेन ही स्टडी करें ना, तो सपोज हमारा हेड वाला एरिया मशीन के अंदर है। अब क्योंकि वो एक क्लॉकवाइज चल रहा है, सपोज क्लॉकवाइज चल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमारी जो ब्रेन में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट स्पिनिंग, दे स्टार्ट स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का है। समझ आ रहा है इतना? अब एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं, इट्स कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। हम मैग्नेटिक फील्ड तो था ही, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी हम साथ साथ में दे रहे हैं। उसका भी काम सिमिलर ही है कि वो हाइड्रोजन एटम्स को स्पिन करता है, दोनों चीज़ें स्पिन कर रही है। अब सपोज करो कि काफ़ी देर के लिए हमारा वो जो हाइड्रोजन एटम है वो ऐसे तेज तेज स्पिन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी है। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रोक देते हैं, रुक गई। तो अब एकदम से वो पहले तो काफ़ी एनर्जेटिकली स्पिन कर रहा था, है ना, अब वो एकदम से रुक गई, तो क्या होता है जो हमारे एटम्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, और उनमें जो इतनी सारी एनर्जी एकदम जैसे तुम लोगों में सुबह सुबह थी ना इतनी सारी एनर्जी, तो इतनी सारी एनर्जी वो रिलैक्स करता है, तो वो एनर्जी लूज़ करता है। तो जैसे जैसे वो एनर्जी लूज़ करता है वो रेडियो सिग्नल्स देता है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से वो स्पिन कर रहा था, वो उसमें कंटेन हो गई, जैसे ही वो रुकी तो रेडियो सिग्नल्स देता है। नाउ द what a machine does is it has these detectors, तो वो रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, एंड वो जैसे जैसे उसको डिटेक्ट करते हैं वो वैसे वैसे हमारी ब्रेन की इमेज बनाते हैं। समझ आया? क्लियर है? लास्ट बेंच ग्रे, समझ आया मिस्टर ग्रे? हाँ जी, आप ही साइड पे, समझ आया? क्या आया? सब कुछ आया? कुछ बता दो इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम क्यों, इस बार क्या है? ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, गला खराब है, बकबक बहुत होती है। एंड इस सब में वी हैव टू रिमेंबर सीटी स्कैन इज व्हाट स्टडिंग द स्ट्रक्चर, जो MRI है दैट इज ऑल्सो स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। हम इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, हम इमेजेस देख रहे हैं कि कैसे बन रही है थ्रू द हाइड्रोजन एटम्स, एंड कंपेयर टू CT स्कैन जो MRI है, इट्स यस हेलो, Nice to meet you. Hope everything is fine. या If there's any problem, I'm next door only. Okay. Just you can come and ओके, have a word. थैंक यू, Right? थैंक यू, See you after the break time. या थैंक यू। सो हाँ, तो CT स्कैन में हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं और MRI में भी हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है? दो बहुत मेजर डिफरेंस है। इसमें यूज़ होता है एक्सरे, इसमें यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इसमें जो है हमारी इमेज होती है ठीक ठाक होती है, क्लियर एंड मेजर चीज़ें दिखती हैं, बट इसमें द इमेज इज हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन, और हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है ऑफ MRI। ओके, अब इससे मिलता जुलता है fMRI, गुड, फंक्शनल MRI। तो अब बिकॉज नेम में ही फंक्शन है तो वी कैन एज्यूम कि शायद हमारे फंक्शन भी बताता होगा, है ना। तो अब जो भी हमने MRI के बारे में पढ़ा उसको याद रखो, क्योंकि जो fMRI है वो स्ट्रक्चर भी देता है, फंक्शन भी देता है। MRI तो सेम ही है ना, तो MRI से जैसे स्ट्रक्चर हम पहले बना रहे थे वैसे सेम टू सेम स्ट्रक्चर अभी भी बन रहा है। अब इसमें क्या एक और चीज़ हो रही है, फंक्शन भी पता चल रहा है। आपने कभी इसे बायोसाइक की या रैंडमली भी नेट में से इमेजेस आती है ना, एक ब्रेन का पार्ट होता है उसमें से दिखाया होता है कि व्हेन समबडी इज थिंकिंग, तो ऐसे एक जगह एकदम येलो येलो दिखा रही होती है, बाकी सारी ब्लू ब्लू, तो उसमें होता है ना कि अच्छा ये एरिया लाइट अप हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट एन fMRI डज। इसमें जैसे हमारे थे हाइड्रोजन एटम्स,
तो फंक्शन हम बेसिकली कैसे समझते हैं? इतना तो हमें पता ही है कि फॉर द बॉडीज फंक्शन वी नीड ऑक्सीजन, है ना? एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे जाता है? हाँ, गुड, ब्लड से जाता है। तो अब इसमें इन्होंने क्या तरकीब बैठाई, उन्होंने कहा कि देखो जब हमारा ब्रेन कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, हम इतना तो समझ लिए कि हमारे ब्रेन के कुछ डिफरेंट पार्ट्स कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, सारे इकट्ठे सारी चीज़ें तो नहीं करते हैं ना, सबका कुछ रोल है। तो अब अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पार्ट काम कर रहा है एंड हम सपोज वी आर डांसिंग, ठीक है, अब हम डांस कर रहे हैं, तो जो पार्ट है जो आपकी डायरेक्शन, सेंस, मूवमेंट, इन सबको केटर करता है, वो ज़्यादा एक्टिव होगा। अभी आप कुछ लिख तो नहीं रहे हो ना, तो जो लिखने वाला पार्ट है उससे ज़्यादा एक्टिव अभी कौन सा पार्ट होगा? जो मूवमेंट वाला होगा, है ना? तो एनर्जी कौन सी ज़्यादा लेगा? मूवमेंट वाला। एनर्जी ज़्यादा के लिए उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इस बड़े सिंपल और लॉजिकल चीज़ है कि जो पार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा तो उसके पास ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो व्हाट दिस थिंग डज इज कि इट ट्राइज टू मैप कि कौन सा एरिया ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेटेड है, एंड वो उसकी इमेजेस लेता है। तो हमको जैसे वो सपोज आप कुछ वही डांस करते करते, सपोज डांसिंग का या कोई डांसिंग का वीडियो इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ इसके साथ साथ हो रहा है, तो वी विल डिज्यूम कि आपका जैसे पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब इज फॉर डांसिंग एंड ऑल मूवमेंट बेसिकली, तो वो ज़्यादा लाइट अप करेगा। और जैसे ही हमें इस चीज़ की इमेज आएगी तो हम समझ सकते हैं ना कि ओ ये वाला पर्टिकुलर एरिया एकदम ऑरेंज और येलो है, बाकी सारा डार्क है, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड है, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इससे हमें फंक्शन समझ आता है। बाकी एमआरआई का स्ट्रक्चर कैसे आ रहा था वो तो हमें समझ रही आया समझ कि फंक्शन कैसे आ रहा है। एंड उसमें जैसे हम रेडियो सिग्नल्स देता है तब स्ट्रक्चर बनता है, इमेज बनती है। इसमें आता है बोल्ड सिग्नल। बोल्ड सिग्नल इज ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल। हेलो पिंक, फोन नीचे। ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल। अब ये था जस्ट स्ट्रक्चर, ये था जस्ट स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। तो एफएमआरआई हमारा काफ़ी एक प्रोग्रेसिव, काफ़ी अच्छा रोबस्ट मैकेनिज्म हुआ फॉर स्टडिंग इमेजेस ऑफ द ब्रेन। ओके, इमेज एंड फंक्शन, बट ये हमें देता सिर्फ इमेज ही है, फंक्शन की भी हमें इमेज देता है, ठीक है। और इसमें हमें मिलती है 2D प्लस 3D। एमआरआई में हमें मिलती है सिर्फ 3D, इसमें भी हमें मिलती है सिर्फ 3D इमेजेस, ठीक है। ओके, सो द लास्ट थिंग इज EEG। EEG का कोई आइडिया है? फुल फॉर्म नहीं तुम। तो EEG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब अगेन इसके भी नाम में कुछ है, तो गेस करो भाई ये किस चीज से रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रो समथिंग, यस, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? तो न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यू गाइस नो? कोई बता? हाँ गुड। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से कम्युनिकेट करती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, जंप करती है। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पार्ट्स, वी विल से कि कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी भी चल रही है ना। अब जैसे इसमें हमने कहा कि जो एरिया एक्टिव है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। सिमिलरली सोचो कि अब जो एरिया एक्टिव है वहाँ पे ज़्यादा इम्पल्सेस भी होंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करें ब्रेन टू दैट पर्टिकुलर एरिया टू द ब्रेन, वो चल रहा है ज़्यादा कंपेयर टू अदर एरियाज, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो इसमें हम एग्जैक्टली वही स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। इसमें ना 2D इमेज ना 3D इमेज, हम इसमें इमेज के चक्कर में ही नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ
फंक्शन ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नो 2D नो 3D, ओनली फंक्शन। एंड अगर हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टडी कर रहे हैं तो वेव्स होंगी, इलेक्ट्रिकल वेव्स होंगी, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वेव्स। कोई आइडिया है किसी को क्या होती है 4 वेव्स? So basically there is a beta wave, then comes the alpha wave, then comes the theta wave and last is delta wave. तो बीटा वेव बेसिकली जब हम अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेक, कुछ आज सो रहे होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ अस आर अवेक, है ना, तो देयर आर मोर बीटा वेव्स। पर जब आप रात को ऐसे गहरी नींद में सो रहे हो, तो जब सपने भी नहीं आ रहे, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आउट हो तुम, तो तब क्या होती है डेल्टा वेव्स। जो ये वेव्स का डिफरेंस है, अब जैसे कि जो जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा हम अवेक हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो वेव्स होंगी वो ज़्यादा काम कर रही है, तो ऐसे 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 आएंगी। सो रहे हैं, रिलैक्स्ड है, ज़्यादा कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है, तो स्लो आएगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम फंक्शन भी ऐसे ही स्टडी करते हैं कि जब आप कुछ क्या होता है इसमें, जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प पे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए एंड देन वट एवर स्टडी वी आर डूइंग, ठीक है, सपोज अगेन वो डांसिंग वाली स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए, अब डांस कर रहा है इंसान, या हम उसको कोई डांस की वीडियो दिखा रहे हैं। नाउ वी वांट टू सी कि क्या कौन सी जगह पे मतलब कैसी वेव्स आ रही है, कौन सा एरिया एक्टिव लग रहा है हमें, तो वो इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू पता चल जाएगा। अगर बहुत ऐसे हाई वेव्स आ रही है, इंटेंस वेव्स आ रही है, फटाफट आ रही है, फ्रीक्वेंट वेव्स आ रही है, तो वील नो कि ओके अवेक है, कुछ बहुत काम हो रहा है, बहुत एक्टिविटी हो रही है। और वहीं किसी और एरिया में एकदम स्लो स्लो, किसी और एरिया से बिल्कुल स्लो आ रही है, तो मतलब अभी ये नहीं काम कर रहा, ठीक है। सो दैट इज हाउ एन EEG वर्क्स। अब EEG का एक और क्या फ़ायदा है, मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन स्लीप स्टडीज़, तभी मैंने आप लोगों को स्लीप का एग्जाम्पल दिया। हाँ आओ, तो बेसिकली मोस्टली जो EEG है वो स्लीप स्टडीज़ में यूज़ होता है, ताकि और इवन ये जो मैं बता रही थी आपको बीटा वेव्स, अल्फा वेव, ये इसी ऑर्डर में होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो हमने जब स्लीप को स्टडी करा तब हमें पता चला कि कैसे हम एकदम अवेक से बिल्कुल स्लीपिंग उसमें जाते हैं। उसमें आपको लिटरली उसमें दिख रहा था, ग्राफ में दिख रहा था कैसे कि एकदम इंटेंस वेव्स होती है, कैसे धीरे धीरे स्लो डाउन करती है, ठीक है। एक और जगह जहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है EEG, एपिलेप्सी। यू गाइस नो व्हाट एपिलेप्सी इज? मिर्गी के दौरे, हाँ मिर्गी के दौरे पता है ना, दैट्स एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, यूजुअली व्हेन मोस्टली जब वो एक बायोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है एपिलेप्सी, तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो एकदम से बहुत आउट ऑफ द ब्लू, बहुत फटाफट बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाहर देते हैं। दैट्स एन एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब अगर हम EEG यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल वेव्स आ रही है, एकदम से खट 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 बहुत सारी वेव्स आई, तो लगेगा ना कि कुछ गड़बड़ है, तो उससे वी कैन डिटेक्ट कि ओ मे बी इट कैन बी एपिलेप्सी, हम उस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। एल्जाइमर्स पता है किसी को क्या होता है, बताओ? अच्छा, उसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस, हाँ, और कोई? हाँ, तो मेमोरी लॉस के बाद सीधा फंक्शन लॉस भी होता है, मतलब हाँ पूरे प्रोसीजर कैसे करना है वो भी भूलने लग जाते हैं, खाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे, स्लोली मेमोरी लॉसेस ऑफ एवरीथिंग। सो अगर आपका ब्रेन भूल रहा है, काम करना भूल रहा है, तो अगेन जाहिर सी बात है कि हमारे जो वेव्स हैं वो धीरे, जो नॉर्मल इंसान की जैसी वेव्स होती है उसके जैसे नहीं होंगी ना, थोड़ी स्लोड डाउन वेव्स होंगी। तो एल्जाइमर्स में भी EEG is often used to detect Alzheimer's and this is only for function। ठीक है, इतना समझ आया? इतनी सी क्लास थी, तुम लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे। एनी डाउट? नो डाउट? एनी क्वायरीज? आपको भी कोई डाउट नहीं है? नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ये चाह रही हैं अभी। हाँ, थीटा वेव इट्स अ टाइप ऑफ वेव, जैसे कि बीटा वेव्स बहुत इंटेंस होती हैं, तो थीटा वेव्स उससे थोड़ी कम होती है। जब आप ड्राउजी होते हैं, अभी झपकियाँ ले रहे होते हैं,
तो तब बीटा वेव से आप सीधे थोड़ा थोड़ा थीटा वेव्स में ट्रांजिशन कर रहे होते हो, उसका ये है। हाँ हाँ हाँ, येलो ब्लू नहीं नहीं, वो इमेज ऐसे बन के आती है ना, वो इमेज ऐसे बन के आती है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड है वो एरिया लाइट अप हो जाता है ना, वो उस एरिया को हम शो कैसे करेंगे कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नहीं नहीं, इसमें इंफ्रारेड का कोई, मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड है और रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे भी आ जाएंगे, आज का इतना ही था। वो नेक्स्ट वीक ही मुझे भी पता चलेगा, नेक्स्ट वीक आपको भी पता चलेगा नेक्स्ट वीक। बट अभी इसके आगे भी स्टडी, अब जैसे आपने ब्रेन का कैसे स्टडी करते हैं ब्रेन वो समझ लिया, तो देन वी स्लोली स्टडी अबाउट कि ब्रेन के क्या स्ट्रक्चर्स है, एक्चुअल जो फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे यू गाइस हैव एन आइडिया कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं? हाँ हाँ, वो जैसे वो 4 लोब्स हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वील स्टडी दैट इन द। हाँ हाँ हाँ, अटेंडेंस शीट कहाँ पर है? अटेंडेंस शीट वो आपने बाकियों को दे दी थी? अच्छा, जो बाद में आए आप उनको दे दो। अच्छा, ऑटोप्सी पता है किसी को? ऑटोप्सी तो पता ही होगा, सुना है ना? यूजुअली जब मर जाते हैं लोग तो उसके बाद हाँ पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी होता है। तो ऑटोप्सी में बेसिकली वो यही चेक करते हैं कि नॉर्मल कॉजेज से मरा, कुछ गड़बड़ थी, क्या था। तो जब पहले ये, अब तो ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये तो अब आई है। पहले व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि जब कोई मर जाता था, स्पेशली समबडी हु हैड सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या कोई कॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो ऐसे लोग जब व्हेन दे यूज्ड टू डाई, तो व्हाट दे वुड डू कि वो उनका ब्रेन को स्टडी करते थे, उनकी ब्रेन की ऑटोप्सी करते थे, ऐसे छोटे छोटे टिश्यू के स्लाइसेस लेते थे, देन दे वुड स्टडी इट अंडर द माइक्रोस्कोप। दैट इज़ हाउ एक्चुअली स्टडी ऑफ ब्रेन स्टार्टेड, दैट इज़ हाउ द इमेजिंग टेक्निक स्टार्टेड। उसके बाद जब ये हो गया, नेक्स्ट वॉज अ लीजन टेक्निक्स। लीजन टेक्निक में क्या होता था, यूजुअली इट वुड हैपन ऑन एनिमल्स। सो व्हाट दे वुड डू कि जैसे इट्स सेड कि रैट का जो ब्रेन है, इट्स नॉट सिमिलर बट टू सम एक्सटेंट मिमिक्स जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, एटलीस्ट इन स्ट्रक्चर इट मिमिक्स। तो व्हाट दे वुड डू, जैसे कि एक इलेक्ट्रोड लेंगे छोटा सा, एंड दे वुड हीट इट अप, और वो फिर जो रैट है उसके ब्रेन के पर्टिकुलर, मतलब दे वुड पहले से डिसाइड कि अच्छा हम एक छोटे एरिया को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करेंगे। वही मैंने बताया, डिसफंक्शन से फंक्शन पता चलेगा। अब अगर वो छोटा सा एक एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया, देन दे वुड सी कि क्या चेंजेस हैं। जैसे देयर वाज अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन ऑन मंकीज। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने लीजन टेक्निक यूज़ करी, एक इलेक्ट्रोड को हाई इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स से हीट अप किया, एंड देयर इज अ पार्ट इन आवर ब्रेन कॉल्ड एमिगडाला। हैव यू हर्ड ऑफ इट? सो एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो हमारे सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, इमोशनल मेमोरीज को, फियर रिस्पॉन्स को, इसको रेगुलेट करता है। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने वो मंकीज का वो जो एरिया है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड व्हाट, मतलब पहले तो हमें नहीं पता था ना कि एमिगडाला का क्या क्या, मतलब क्या करता है वो, बट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दैट दे रियलाइज्ड कि जो मंकी है इट्स नॉट गिविंग एनी फियर रिस्पॉन्स। वो बहुत सबमिसिव हो गया, बहुत डोसाइल हो गया, उसको मतलब पता चल रहा है कि सामने कोई थ्रेट है पर उसको कोई आइडिया नहीं, वो और आगे जाते जा रहे हैं। एंड दिस वॉज टर्म्ड एज क्लूवर-बुची सिंड्रोम। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स इन ह्यूमन्स इफ आर एमिगडाला इज डिस्ट्रॉयड, या फिर एमिगडाला में कोई इशू आ जाता है तो ऑफन आर फियर रिस्पॉन्स गोज एकदम डाउन। हमारी जो इमोशनल मेमोरीज है, कोई इंसिडेंट था चाहे अच्छा बुरा जो भी, हमारी वो मेमोरीज ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली? बाय स्टडिंग द ब्रेन, बाय स्टडिंग द डिसफंक्शन। तो पहले यू नो इट वाज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड क्रूअल ऑल्सो इन सम सेंस कि यू नो आप किसी मंकी का, आप उसके किसी एरिया को आप ख़राब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, रैट का कर रहे हो। तो दैट इज़ हाउ ऑल द इमेजिंग टेक्निक्स स्टार्टेड। बट नाउ वी हैव इवॉल्व्ड सो मच कि हम बिना कुछ करे, जस्ट यूजिंग मशीन्स, मतलब सोचो किसने कितना दिमाग लगाया होगा कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड फिर इमेज क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ
these techniques have evolved over time. एंड और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, अभी आपको वो पढ़ा नहीं रहे. पेट स्कैन होता है, स्पेक्ट स्कैन होता है, और MEG होता है, DTI होता है. सो देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड लॉट ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे इमेजिंग टेक्निक्स थोड़ी सी सुनने में बोरिंग लगता है कि टेक्निकल सा है, बट इफ़ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि यार ब्रेन का छोटे छोटे एरिया समझ आ रहे हैं, फंक्शन पता चल रहा है, तो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है. एंड कोई भी हमें इशू हो, जैसे कोई छोटा सा किसी को ट्यूमर हो एंड दे गेट एन MRI डन, वील गेट टू नो. हम ऐसे तो देख ही नहीं सकते, कैसे पता चलेगा? सो इट्स थ्रू दीज इमेजिंग टेक्निक्स. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर दिस क्लास. समझ आया? MRI समझ आया? पक्का? कोई और डाउट? किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट? पिछली क्लास से, रिसर्च से कोई डाउट? हाँ, क्वेश्चंस कब मिलेंगे? MCQ चाहिए आपको कि वो आंसर, क्वेश्चन आंसर? देखो, वैसे तो अगर आपकी जो, जैसे मैंने पैसर एंड स्मिथ आपको बता रही थी, तो जितना आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो आपको पूरा पैसर एंड स्मिथ में मिल जाएगा. बाकी बायोसाइक की बुक है पिनेल करके, ठीक है? हाँ, पिनेल है. पिनेल थोड़ी ज़्यादा डिटेल. सबने पढ़ दिया? कोई बचा है? उसको तो पिनेल की बुक है उस. हाँ, द एडिशन डजंट मैटर, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. हाँ, इसमें आपको मिल जाएगा. बाकी गाइड्स वगैरह भी होती हैं, बट डोंट प्रेफर उनमें, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, सही से लिखा नहीं होता, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं. हाँ, मॉर्गन एंड किंग भी. हाँ, पैसर एंड स्मिथ, मॉर्गन किंग, कोई भी एक चूज कर लो आप. ठीक है? किसके? हाँ हाँ, अभी अब नॉर्मल साइकोलॉजी स्टार्ट हो गया तुम्हारा? हाँ, अच्छा, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है इसमें, लेकिन टॉपिक्स है. तो लास्ट टाइम क्या किया था UMD में? यूएमडी में हमने पढ़ा था अभी UMD की क्लास नेक्स्ट है ना? मैं ही ले रही हूँ. अभी ले रही है. हाँ, सही सही है. है. सही है. पक्का? आपको शायद मैंने ऑनलाइन, हाँ, आपसे मैंने एक क्लास लिया ऑनलाइन अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में. नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं लिया आपने. नहीं, मुझे लगा था. अच्छा लगा. नमिता डॉक्टर. करुणा, मेरा नाम करुणा है. करुण, कोई बात नहीं. साइकोलॉजिकल फैक्टर पढ़े थे, साइकोडायनेमिक, हाँ, बिहेवियरल, psychodynamic. कॉग्निटिव. अब इसके दो बच्चे हैं, पार्ट वो पढ़े. हाँ, सोशो कल्चरल और ह्यूमनिस्टिक. साइकोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ाया था? साइकोडायनेमिक में साइको, इसमें क्या नाम है, Psychodynamic. एंजाइटी पढ़ी थी, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी के टाइप. रियल, न्यूरोटिक, मॉरल. अच्छा, ठीक है. साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ये काउजल फैक्टर्स भी पढ़े थे हमने क्लास. बिहेवियर के. अच्छा, क्लासिकल. कॉग्निटिव काउजल फैक्टर ये भी पढ़ लिया. ठीक है. तो आज तो ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स एंड सोशियो कल्चरल. टाइम बचा तो देन विल ऑल्सो फोकस ऑन. हेलो हेलो हेलो, रुको, बहुत जल्दी आ गए आप. 10:30 की क्लास में 10:25 पे आ रहे हो. सुबह हो गई मामू? हो गई? क्या हुआ, क्यों लेट हो? कोई बात नहीं, बैठो. आगे बैठो और पीछे पीछे मत बैठो, यहाँ बैठो. हाँ, ये उतावले बच्चे. बाकी क्लासेस में भी ऐसे ही होते हैं. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही. बस वो जब विद्युत मैम आती है तो वो डांटती है तो फिर चुप हो जाते हैं. सिर्फ उतनी देर जितनी देर वो यहाँ पे होती है. चलो कोई नहीं, जितना सुन रहे थे. बाकी कोई आप समझ आया आपको? हाँ, ये कौन? जो लास्ट वाले ग्रुप ना, ये बहुत important है. हाँ, रेड और. कोई पूरी टीम है. ठीक है. बाकी आपको समझ आया? कुछ क्लैरिटी? थोड़ी देर सोचता हूँ फिर बताता हूँ. ठीक है.
क्या नाम है मैम आपका? सुभद्रा। सुभद्रा मैम, समझ आया आपको? क्लैरिटी है? कोई डाउट वगैरह कुछ? वो अल्फा और गामा वाला जो होता है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि हम EEG में वेव्स पढ़ते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, जब वो इम्पल्सेस को हम मतलब निकालते हैं उन, तो वो वेव्स के फॉर्म में आते हैं। तो 4 डिफरेंट तरह की वेव्स होती है। जो बीटा वेव्स होती है, जैसे मैंने बताया, वो एकदम फास्ट, वो सबसे ज़्यादा मतलब जब कोई जगह एक्टिव होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, काम चल रहा होता है, तो बीटा वेव्स होती है। तो बीटा मतलब नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, पर बीटा से लेके डेल्टा तक ऐसे धीरे धीरे स्लो डाउन कर रही है वो। बीटा में बहुत ज़्यादा है, थीटा में थोड़ी कम, नहीं बीटा में बहुत ज़्यादा है, अल्फा में थोड़ी कम, थीटा में और कम, और डेल्टा में बिल्कुल ही। जैसे जब हमें सपने आते हैं ना, तो सपने में थोड़ा सा तो हमारा ब्रेन कुछ काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारी बीटा वेव्स भी होती हैं, थीटा वेव्स भी होती हैं। पर जब हम एक टाइम तो ये भी आता है सोते टाइम कि कुछ याद नहीं है, ऐसे बिल्कुल मग्न सोए हुए हैं, तो उस टाइम होती है डेल्टा वेव्स, सिर्फ डेल्टा वेव्स। तो यही है, समझ आया आपको? ठीक। हाँ लायर डिटेक्टर टेस्ट में EEG यूज़ होता है क्या? हाँ, होता है। उसमें फंक्शंस वगैरह जब अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उस टाइम पे नहीं एक्चुअली EEG सॉरी पॉलीग्राफ टेस्ट यूज़ होता है, क्योंकि कोई जब झूठ बोलता है तो क्या होता है, पल्सेस वगैरह हाँ EEG नहीं होता, सॉरी पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। जैसे हार्ट बीट रेज होती है थोड़ी सी, तो वो उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है, वो कहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट आ रही है, एकदम से कुछ अलग आई, उसको कहाँ। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। टॉक्सिक के बारे में पढ़ना है नहीं पढ़ना? ये मैं आपको बस एक हाँ समझा रही थी कि स्टार्ट कैसे हुआ, और टॉप्सी के बारे में जितना समझाया उतना ही पढ़ना है। बैठे रहो, अभी वो आ रहा है, वो आएगा वापस तो चले जाना। हाँ वो आएगा तो चले। हाँ इस सब्जेक्ट के नोट्स हैं आपके पास? नोट्स मैं दे दूँगी, अभी तो नहीं है मेरे पास, मतलब PDF चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, PDF कैसे, एक काम करो, ईमेल ID दे दो मुझे अपनी। हाँ लिख के दे दो। हाँ अच्छा, क्लास खत्म होती तो बेल नहीं होती क्या? नहीं। अच्छा Can you explain one more time? 3D and एक सेकंड, क्या लिखे? M Sniper 8869 @ हाँ क्या? मैम 2D and 3D. अच्छा दो अपना पेन दो, खाली कागज़ दो। अच्छा मैंने आपके सपोज़ यहाँ पे ये ड्राइंग बनाई, आपको लगानी है अटेंडेंस? बड़ी हिम्मत है बेटा, लो। तो ये अगर अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, सपोज़ ये कोई बोर्ड है, ये अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये मेरा फ़ोन है, इसको अभी आपको सिर्फ अगर यही हिस्सा दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? 2D इमेज कहेंगे ना, क्योंकि कुछ और हमें दिख नहीं रहा। अब अगर आपको पूरी तरह से फ़ोन दिख रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3D इमेज। तो हम जैसे क्यूब बना, ऐसे नॉर्मल स्क्वायर होता है, उसको हम 2D कहते हैं, और 3D वो जो ऐसे होता है ना, जैसे भी बनता है ऐसे, है ना, तो वो होता है 3D। तो ब्रेन का सपोज आपको सिर्फ सामने से बस एक फ़ोटो दिख गई ब्रेन की, बस हाँ, बस सामने की एक फ़ोटो दिख गई, तो वो है 2D। अब आपको पूरी सारी तरफ से ब्रेन दिख रहा है कि अच्छा आप ऊपर नीचे से करके देख सकते हो। फ़ोन्स जैसे आप खरीदते हो ना ऑनलाइन, तो पहले सिर्फ फ़ोन के एक फ़ोटो दिखाते थे, अब वो ऐसा होता है ना 360 व्यू आता है ना, 360 व्यू, तो दैट्स अ 3D इमेज, क्या सारी तरफ से उसको देख। हाँ ठीक है। मेजर इश्यूज ही हाईलाइट होंगे ना, माइनर CT स्कैन में सिर्फ मेजर होंगे, MRI में होंगे मेजर माइनर बोथ। CT स्कैन इज ओके इमेज, MRI इज क्लियर हाई डेफिनेशन इमेज, ठीक है। अच्छा जस्ट मेक श्योर कि ज़्यादा बाहर ना जाए, आई एम कमिंग, ठीक है। हाँ 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 वो कहाँ है? हाँ वॉशरूम, हाँ आ जाओ। लिसन, एक बार ना ध्यान देना, अभी UMD आई एम जस्ट गोना गो गिव दिस एंड स्टार्ट UMD, ठीक है।